नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल, निशानेबाज अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किए। खेलों के छठे दिन भारत ने 5 पदक जीतकर इतिहास रचा। चक्का फेंक में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अफगानिस्तान से कल अमेरिका की वापसी की समय सीमा समाप्त होने से पहले आज काबुल में कई रॉकेट हमले। अफगानिस्तान से वापसी अभियान के बाद भारतीय वायुसेना का विमान लौटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार, हर स्थिति पर नजर। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 64 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मिशन सागर के अंतर्गत आईएनएस एरावत कोविड राहत सामग्री लेकर वियतनाम के हो ची मिन्ह बंदरगाह पहुंचा। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और जन्माष्टमी का पर्व देश भर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में आज छठे दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिया है। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। टोक्यो पैरालंपिक में आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा, जब भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आज सुबह निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने सटीक निशाने लगाते हुए 249.6 अंक हासिल किए और भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। अपनी जीत पर अवनी ने कहा, I'm just so grateful and happy, and with the support of all the Indians I have, I feel like I'm on the top of the world. It feels very good. I'm so humble and grateful for everybody's wishes. इसके बाद आज का दिन समाप्त होते होते भारत ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। F64 भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 68.55 मीटर तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित ने तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं F56 भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया रजत पदक जीतने में सफल रहे। अपनी जीत पर उन्होंने कहा, बोलना चाहूंगा मेरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे ग्राउंड में भेजा, विशेष तौर पर मेरी वाइफ को, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी, बाहर रह के ट्रेनिंग की, उन्होंने सब मैनेज किया और कहीं न कहीं उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप कर सकते हो। और 16 से 21 तक मेरा कोई मेडल नहीं था, फिर भी मैंने वापसी की अच्छी थी और आज मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। मैं स्पेशली थैंक यू मेरे कोच सुनील जी को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी ट्रेनिंग करवाई। देवेंद्र झाझरिया के भाई अरविंद झाझरिया ने आकाशवाणी को बताया कि देवेंद्र ने लगातार मेहनत करते हुए अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। अपनी मेहनत के बल पर उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर इतना लंबा रहा है। बहुत ही अच्छी तैयारी में थे वो। अभी पीछे जस्ट रिसेंट में 1 महीने पहले ओलंपिक का ट्रायल हुआ था, उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट किया था 65.71 का। तो उसके बाद से हमें श्योर लगने लग गया था कि हम गोल्ड मेडल लेके ही आएंगे। और उनकी तैयारियां भी अच्छी थी, 6-7 घंटे वर्कआउट रहता था पर डे का और पूरा फोकस था उनका जेवलिन के ऊपर। और हमें उम्मीद तो 101% कि वो मेडल लेके आएंगे। जबकि सुंदर सिंह गुर्जर ने इसी स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। आज का 5वां पदक डिस्कस थ्रो में आया, जब योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर डिस्कस फेंककर भारत के लिए तीसरा रजत पदक जीता। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 7 पदक लेकर तालिका में 26वें स्थान पर है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित खेल मंत्री ने पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि भाला फेंक में सुमित अंतिल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने और विश्व रिकॉर्ड बनाने पर सुमित को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सुमित अंतिल को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी और कहा कि भारतीय पैरालंपियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुमित अंतिल को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय एथलीट पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में सुमित अंतिल के विश्व रिकॉर्ड बनाने पर देश को गर्व है। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सुमित अंतिल को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने चक्का फेंक में रजत पदक जीतने पर योगेश कथुनिया, भाला फेंक में रजत पदक के लिए देवेंद्र झाझरिया और कांस्य पदक जीतने पर सुंदर सिंह गुर्जर को भी बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सफलता पर प्रसन्न है। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने इन खेलों में भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि वे रिकॉर्ड तोड़ पदक जीत रहे हैं। दीपा मलिक ने भारतीय खेल प्राधिकरण को निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और भारतीय पैरा एथलीटों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, टॉप्स और अन्य उपायों को श्रेय दिया। राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र झाझरिया को रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने राजस्थान के इन पदक विजेताओं के बारे में जानकारी दी। अवनी जब 11 साल की थी तो एक सड़क हादसे से उनका पूरा जीवन बदल गया। उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और वे व्हील चेयर पर आ गईं। उनके पिता प्रवीण लेखरा ने अवनी का हौसला बढ़ाया और मां हर कदम पर उनके साथ रही। उन्होंने शूटिंग और आर्चरी दोनों में अपने हाथ आजमाए, लेकिन अंत में शूटिंग को अपना करियर बनाया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रही हैं। झुंझुनू के देवेंद्र झाझड़िया पहले भी पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि करौली के सुंदर गुर्जर ने पहले ही पैरालंपिक में कांस्य पर निशाना साधा है। इन खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धि से पूरे देशवासियों का मान बढ़ाया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख 23 हजार से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की संख्या 3,76,324 रह गई है। सरकार ने कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन संबंधी उपकरण सहित कोविड के उपचार में उपयोग होने वाली सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन संस्थानों को 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कक्षाएं 50% क्षमता से संचालित की जाएं। आपात स्थिति के लिए स्कूल और संस्थानों के परिसर में क्वारंटीन कक्ष का उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। कक्षाओं, भोजनावकाश, प्रवेश और निकास द्वार पर भीड़ से बचने के लिए अंतराल का पालन किया जाना चाहिए। सुबह और शाम की पालियों के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होगा। मेघालय में 134 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई और 260 लोग स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने बताया है कि रीरी भोई जिले में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1307 हो गई है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य यात्री उड़ानों पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति के आधार पर कुछ विशेष मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन हो सकता है। भारत में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें
कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 31 मार्च से बंद हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं। मुंबई महानगर पालिका के प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने आज बीएमसी अधिकारियों को कोविड-19 मानक दिशा निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब तक कुल 5 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कोविड प्रतिबंधक टीके लगवाए गए हैं, जिनमें 4 करोड़ से ज्यादा पहली खुराक लेने वाले और 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा दूसरे खुराक लेने वाले लाभार्थी शामिल है। इसके साथ ही टीकों की दोनों खुराक लेने वाले सबसे ज्यादा लोगों की सूची में महाराष्ट्र देश का अव्वल राज्य बन गया है। ठाणे और मुंबई से सटे पालघर जिले में आज जन्माष्टमी के अवसर पर 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए 52 केंद्रों पर विशेष टीकाकरण मुहिम जारी है, जिसमें दूसरा टीका लगाने पर जोर दिया जा रहा है। गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को कतार के बिना टीकाकरण की सुविधा भी मुहैया की गई है। इस दौरान तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर निगम ने कोविड जांच की संख्या में बढ़ोतरी की है और मुंबई में रेलवे स्थानकों पर मुंबई में बाहर के राज्य से तथा उपनगरीय रेल से सफर करने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल, निशानेबाजी अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किए। खेलों के छठे दिन भारत ने 5 पदक जीतकर इतिहास रचा। चक्का फेंक में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अफगानिस्तान से कल अमेरिका की वापसी की समय सीमा समाप्त होने से पहले आज काबुल में कई रॉकेट हमले। अफगानिस्तान में वापसी अभियान के बाद भारतीय वायुसेना का विमान लौटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार, हर स्थिति पर नजर। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 64 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। मिशन सागर के अंतर्गत आईएनएस ऐरावत कोविड राहत सामग्री लेकर वियतनाम के होचिमिन बंदरगाह पहुंचा। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और जन्माष्टमी का पर्व देश भर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज कई रॉकेट हमले किए गए। खबरों के अनुसार काबुल हवाई अड्डे के आसपास अमरीकी मिसाइल रक्षा कवच ने इन हमलों को रोका। ये हमले अफगानिस्तान से कल अमरीकी सैनिकों की अंतिम समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले किए गए। अमरीका अपने सैनिकों को 2 दशक लंबे सैन्य संघर्ष के बाद अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। इस बीच इस्लामिक स्टेट खुरासान ने आज काबुल हवाई अड्डे पर हुए रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। अमाक न्यूज एजेंसी के अनुसार आतंकवादी गुट की मीडिया शाखा ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही रहेगी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तैनात भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान
C-17 ग्लोब मास्टर्स और C-130J सुपर हरक्यूलिस अपने मूल अड्डों पर लौट आए हैं। इन विमानों ने काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अत्यधिक जोखिम भरी स्थितियों में उड़ान भरी थी। वायुसेना ने इन विमानों पर गरुड़ कमांडो की तैनाती भी की थी, जिन्होंने अफगानिस्तान में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की मदद की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति ने सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत लगातार इस पर नजर रखे हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा के साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अफगानिस्तान में स्थिति का लाभ उठाते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतें सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा न दें। श्री सिंह आज राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। इस व्याख्यानमाला का आयोजन पंजाब विश्वविद्यालय ने किया था। सीमा सुरक्षा के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत विरोधी कई ताकतों ने भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं। इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल इतना ऊंचा हुआ है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। भारतीय नौसेना का पोत INS ऐरावत आज कोविड राहत सामग्री लेकर वियतनाम के हो ची मिन्ह बंदरगाह पहुंचा। ये पोत 100 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के 5 ISO कंटेनर और 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर गया है। प्रत्येक कंसंट्रेटर की उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रति मिनट है। स्वदेश में निर्मित INS ऐरावत पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड राहत सामग्री के माल वाहन के लिए तैनात है। भारत और वियतनाम की नौसेना विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग करती है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 765 अंक के उछाल से अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 56,890 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 226 अंक की तेजी से 16,931 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अंतर्दिवसीय कारोबार में रुपया आज 42 पैसे मजबूत होकर अपने 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम 11 सेंट बढ़कर $72.81 प्रति बैरल के आसपास रहे। आज पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर सहित हजारों मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। गुजरात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी कोविड मानक दिशा निर्देश के अनुसार मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री रणछोड़ राय जी मंदिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तों के लिए खुले रहेंगे। पूरे गुजरात में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। द्वारका, डाकोर, शामलाजी और इस्कॉन के विभिन्न श्री कृष्ण मंदिरों में भाविकों की भीड़ देखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का जगत मंदिर रोशनी और फूलों से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धार्मिक विधि और आरती आज मध्य रात्रि को 12 बजे की जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में भी श्रीकृष्ण जन्म स्थान से जन्माष्टमी उत्साह के साथ मनाने की खबर है। आज समूचे ब्रज मंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर ब्रज भूमि में उल्लास है। ब्रज के लाला की जय जयकार हो रही है। यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए और संतों को सम्मानित किया। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में कान्हा के दर्शन किए। यहाँ लाखों भक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए मथुरा में हैं। कान्हा की
नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सहित प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। शहर के चौराहों पर सजावट की गई है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह लीला मंच हो रहे हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष के समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार विशेष अमृत महोत्सव क्विज शुरू की है। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ आज का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून नाम से जाना जाता है? कृपया प्रश्न फिर से सुन लें। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में बनाए गए कौन से अधिनियम को काला कानून नाम से जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज @gmail.com पर भेज सकते हैं। इसे दोबारा सुन लें, अमृत महोत्सव क्विज @gmail.com। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी जवाब भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। किसी एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य की। इनका जन्म 30 अगस्त 1918 को ओडिशा के बरहमपुर में हुआ था। इन्हें प्यार से ओडिशा का अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों का ही नहीं दुश्मनों का भी दिल जीत ले। खद्दरधारी विनायक आचार्य सीधे साधे और मृदुभाषी व्यक्ति थे। विनायक आचार्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का बरहमपुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ओडिशा के चहुमुखी विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की विशेष सराहना की जाती है। वे अपने हेडमास्टर पिता रघुनाथ आचार्य और समकालीन साहित्यकार रामचंद्र आचार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। तू ही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहर संतान आम्भे अटूट रहे।
विनायक स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी करने में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही। इसलिए हिंजलीकट में गैर सरकारी हाई स्कूल में नौकरी करने लगे। बाद में वे बरहमपुर नगर निगम हाई स्कूल में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए। दृढ़ता उनका प्रमुख गुण था और वे अपने क्षेत्र में बहुत विश्वसनीय और व्यवहारिक नेता थे। समाजवाद की तरफ आकर्षित विनायक आचार्य सच्चे गांधीवादी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जरूरी सूचना पहुंचाने के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। प्रसिद्ध गांधीवादी और ओडिशा में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के न्यासी डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में महान स्वाधीनता सेनानी विनायक आचार्य के योगदान को याद किया। जब अंग्रेज भारत छोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें पूरा देश के साथ साथ उड़ीसा भी उस आंदोलन में कूच पड़ा, उसी समय में विनायक आचार्य जी और उनके बड़े भाई सत्यनारायण आचार्य जी, ये दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जो संग्रामी जेल जाते थे के परिवार को मदद करने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश को आजादी मिली, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। विनायक आचार्य ने ओडिशा की शैक्षिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अच्छे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। उन्हें बरहमपुर और गंजम जिले के ही नहीं बल्कि संपूर्ण ओडिशा के विद्यार्थी पसंद करते थे। सभी उन्हें प्रेम से बीनू मास्टर कहते थे। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित लोगों की सहायता के लिए नवोत्कल सेवा संघ का गठन किया। उन्हीं की पहल से गरीब विद्यार्थियों के सहायता के लिए हरिदाखंडी मठ की स्थापना हुई। उन्होंने दलित समाज के हित के लिए भी कार्य किए और उनके साथ भोजन करके नई परंपरा शुरू की। शिक्षा के विकास, देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और वर्गभेद के उन्मूलन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। 1976 से 1977 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विनायक आचार्य ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और पूरे प्रयास किए कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ें। 11 दिसंबर 1983 को आचार्य का निधन हो गया, लेकिन उनके कार्य आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। राष्ट्र हित में निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विनायक आचार्य लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। समाज सुधारों के लिए उनका उत्साह लोगों को सदैव समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। मुंबई में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बादल छाए रह सकते हैं और तेज हवाएं चलने की संभावना है। लेह और गिलगित में बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वोत्तर के अधिकतर शहरों गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में सुमिता अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक हासिल किए। इन खेलों के छठे दिन भारत ने 5 पदक जीतकर इतिहास रचा। चक्का फेंक में योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता। भाला फेंक में देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अफगानिस्तान से कल अमेरिका की वापसी की समय सीमा समाप्त होने से पहले आज काबुल में कई रॉकेट हमले। अफगानिस्तान में वापसी अभियान के बाद भारतीय वायुसेना का विमान लौटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार, हर स्थिति पर नजर। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 64 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए।
मिशन सागर के अंतर्गत आईएनएस एरावत कोविड राहत सामग्री लेकर वियतनाम के हो ची मिन्ह बंदरगाह पहुंचा। और जन्माष्टमी का पर्व देश भर में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।